अस्सलामुअलैकुम बच्चों। आज हम इंग्लिश का सेकेंड यूनिट का फोर्थ लेसन 2.4 थ्री विजन्स फॉर इंडिया पढ़ने जा रहे हैं। इंग्लिश के ये जितने भी लेसन्स हैं बच्चों, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताई थी कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मोटिवेशनल हैं और हमको ज़िंदगी के लिए, हमारी आगे की सक्सेस के लिए कुछ ना कुछ सिखाने वाले, समझाने वाले ऐसे लेसन्स हमको दिए हुए हैं। तो थ्री विजन्स फॉर इंडिया जो कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, इनको तो आप जानते ही होंगे। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जो है वो हमारे प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। वो एक साइंटिस्ट भी थे और उन्होंने इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड एस्ट्रोनॉट उन्होंने बहुत सारे काम किए। उनको मिसाइल मैन भी कहा जाता है। क्योंकि ही वॉज द फर्स्ट पर्सन हु लॉन्च द मिसाइल इन द स्पेस। तो ये जो है ना बच्चों, हमारे जो APJ अब्दुल कलाम हैं, ये बहुत ही एक्सपीरियंस्ड और बहुत ही नॉलेजेबल पर्सन थे। तो इन्होंने अपनी लाइफ में इंडिया को लेकर जो एक्सपीरियंस किया, जो उन्होंने देखा, जो उन्होंने समझा, वो आज इन्होंने यहाँ पर हमारे इस लेसन के थ्रू हमको समझाया है कि हमारे इंडिया के लिए हमारे क्या विजन्स होने चाहिए, हमारे ड्रीम्स। तुमको देखो, एक टॉपिक भी अक्सर करके पेपर में आता है, इंडिया ऑफ माय ड्रीम्स, ठीक है। तो वैसा ही एक ड्रीम जो इन्होंने इंडिया के लिए देखा है, जो ये समझते हैं, जो इन्होंने एक्सपीरियंस किया है अपनी लाइफ में, वो थ्री विजन्स, वो थ्री पॉइंट्स, जो आइडियल्स हैं इनके, जो इनके ड्रीम में आते हैं फॉर इंडिया, वो जो है यहाँ पर इन्होंने बताए हैं, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं थ्री विजन्स फॉर इंडिया। इंडिया के लिए तीन सपने, ड्रीम्स। विजन का मतलब होता है ड्रीम्स। तो देखेंगे बच्चों कि ये क्या दिया है ना, देखो यहाँ पे दिया है विजन मीन्स अ ड्रीम एंड आइडियल, कि वो क्या चाहते हैं इंडिया के लिए। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। अच्छा बच्चों, स्टार्ट करने से पहले मैं फिर बता दूं कि ये लेसन में बहुत सारे हार्ड वर्ड्स हैं, तो आप लोग अपनी पेंसिल अपने साथ में रखिएगा ताकि मीनिंग्स आप लोग लिखते चलो तो आप लोगों को समझ में आएगा और अच्छे से बाद में भी जब रीडिंग आप करेंगे तो आपके लिए जो है ईजी हो जाएगा लेसन को समझना, ठीक है। तो इसलिए जो है ध्यान से आप लोग क्या करेंगे, मीनिंग्स भी साथ ही साथ लिखते चलेंगे, ठीक है। Dr. APJ Abdul Kalam, the father of India's integrated guided missile program, states three vision for India. डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जो कि फादर ऑफ, किस चीज़ के फादर माने जाते हैं, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल प्रोग्राम, जो मिसाइल प्रोग्राम इंडिया में जो फर्स्ट लॉन्च हुआ उसके फादर माने जाते हैं। स्टेट्स थ्री विजन, उन्होंने बताया है, स्टेट्स मतलब बताया है, थ्री विजन्स फॉर इंडिया, तीन आइडियल फॉर इंडिया, तीन ऐसे सपने उन्होंने बताए हैं इंडिया के लिए, based on the achievements and progress that he has witnessed in the history of the nation and during his own career। यानी ये बातें उन्होंने समझी हैं based on the achievement and progress, जो भी achievements और progress हासिल की, that he has witnessed in the history, और history of the nation, हमारे नेशन की जो हिस्ट्री है उसके ज़रिए जो उन्होंने विटनेस किया है, यानी जो कुछ उन्होंने समझा है कि जो इंडिया की जो अचीवमेंट और प्रोग्रेस हैं, और जो उनके करियर के दौरान, ड्यूरिंग हिज ओन करियर, और उनके करियर के दौरान, कौन सा करियर, एज अ मिसाइल साइंटिस्ट, एक मिसाइल साइंटिस्ट होने के नाते उनके करियर के दौरान जो उन्होंने विटनेस किया, जो कुछ उन्होंने समझा और इंडिया ने जो कुछ प्रोग्रेस किया है उसको मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने ये थ्री विजन्स डिसाइड किए हैं फॉर इंडिया। डॉक्टर कलाम थ्री विजन्स फॉर इंडिया आर, अब देखो वो थ्री विजन्स क्या है, फ्रीडम, डेवलपमेंट एंड स्टैंडिंग अप। फ्रीडम,
डेवलपमेंट एंड स्टैंडिंग अप। अब बच्चों फ्रीडम, डेवलपमेंट और स्टैंडिंग अप, ये तीनों के मतलब तो आपको पता ही है, लेकिन देखो कि डॉक्टर कलाम ने इसको कितने अच्छे से प्रेजेंट किया है, कितने अच्छे से उन्होंने एक्सप्लेन किया है एक एक पॉइंट को, कि फ्रीडम अगर आज़ादी तो कैसी आज़ादी, डेवलपमेंट तो किस तरीके का डेवलपमेंट, और स्टैंडिंग अप यानी खड़े होना खुद के लिए वो किस तरीके का, ये तीनों चीज़ों को इन्होंने यहाँ पर एक्सप्लेन भी किया है कि डॉक्टर कलाम के जो 3 विजन्स फॉर इंडिया हैं वो 3 क्या हैं, फ्रीडम है, डेवलपमेंट है एंड स्टैंडिंग अप। The focus of his presentation is on developing India to its fullest potential while standing up to the rest of the world with fully validated self-respect for the achievements that have been obtained in the modern times. अब इनके प्रेजेंटेशन का जो इन्होंने ये प्रेजेंटेशन बनाया है, जो इन्होंने ये 3 विजन्स फ्रेम किए हैं, तो इस प्रेजेंटेशन का पूरा फोकस किस चीज़ पर था, ऑन डेवलपिंग इंडिया टू इट्स फुलेस्ट पोटेंशियल। पोटेंशियल मतलब कैपेबिलिटी, जो एबिलिटी होती है, जो कैपेसिटी होती है, जो पूरी एबिलिटी के साथ, पूरी कैपेसिटी के साथ इंडिया को डेवलप करना, ऑन डेवलपिंग इंडिया टू इट्स फुलेस्ट पोटेंशियल while standing up to the rest of the world, और खड़े होना, स्टैंडिंग अप टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, पूरी दुनिया के सामने अपने आप को खड़ा करना विथ फुल्ली वैलिडेटेड सेल्फ रिस्पेक्ट। वैलिडेटेड मीन्स कंफर्म्ड विथ प्रूफ, यानी कि पूरे तरीके से अपना सेल्फ रिस्पेक्ट साबित करना कि वी आर केपेबल ऑफ आर सेल्फ रिस्पेक्ट, रिसीविंग सेल्फ रिस्पेक्ट। तो इस तरीके से अपने पूरी दुनिया के सामने फख्र से विद सेल्फ रिस्पेक्ट अपने आप को प्रूव करना, उनके सामने खड़े होना फॉर द अचीवमेंट्स, उन अचीवमेंट्स के लिए दैट हैव बीन ऑब्टेन्ड इन द मॉडर्न टाइम्स, जो अभी मॉडर्न टाइम्स में हमने ऑब्टेन की हैं। हम क्या करते हैं, वी इंडियंस व्हाट डू, हम लोग जो है अपनी अचीवमेंट्स के ऊपर अपना खड़े ही नहीं होते, अपनी तारीफ ही नहीं करते, ना दुनिया के सामने रखते कि भाई हमने इतना बड़ा काम किए। ठीक है, ये तो कई बार हमको तो ये भी बाहर के ही देशों से पता चला, उनके इन्वेशन से, कि ज़ीरो भी जो है वो हमारे इंडिया की ही देन है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे यहाँ के जो इतने बड़े बड़े साइंटिस्ट, इतने बड़े बड़े कारनामे, जो स्टोरीज हुए, हम अपनी अचीवमेंट्स के ऊपर कभी बात ही नहीं करते। तो दुनिया के सामने जब तक हम अपने आप को नहीं रखेंगे, हम अपने आप को प्रेजेंट नहीं करेंगे, तो फिर दूसरे भी क्यों हमारी रिस्पेक्ट करेंगे, है ना। तो यहाँ पे डॉक्टर कलाम हमको यही समझाना चाहते हैं कि उनका जो पूरा फोकस था प्रेजेंटेशन का, वो इसी बात पर था कि इंडिया जो है वो अपनी कंप्लीट पोटेंशियल, कंप्लीट कैपेसिटी, कंप्लीट एबिलिटी के साथ, पोटेंशियल यानी एबिलिटी, कैपेसिटी के साथ वो अपने आप को डेवलप करे, और साथ ही साथ वाइल स्टैंडिंग अप टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, वो पूरी दुनिया के सामने अपने आप को खड़ा करे विथ फुल्ली वैलिडेटेड सेल्फ रिस्पेक्ट, उसकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है उसको प्रूव करते हुए फॉर द अचीवमेंट्स, कौन सी अचीवमेंट्स, दैट हैव बीन ऑब्टेन्ड इन द मॉडर्न टाइम्स, जो हमने मॉडर्न टाइम्स में हासिल की हैं, ऑब्टेन्ड की हैं। ठीक है, उन अचीवमेंट्स पर हमको जो है सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ पूरी दुनिया के सामने खड़ा होना चाहिए। यानी कि अब हम इंडियंस को डरने की, दबने की किसी भी नेशन से कोई ज़रूरत नहीं है। पुराने ज़माने में कई देशों ने आकर हम पर जो है राज किया, हमको दबाया, डराया, धमकाया, और यहाँ तक कि हमारी सारी दौलत लूट ले गए और हमें गरीब बना दिया। लेकिन अब मॉडर्न टाइम्स में अभी देखो, अभी रिसेंटली हमने अपना 74th इंडिपेंडेंस डे जो है सेलिब्रेट किए हैं। तो 74th इंडिपेंडेंस डे के में तक में इतने वक्त, इंडिपेंडेंस डे के बाद से अब तक में, अब हमने इतनी अचीवमेंट्स हासिल कर ली है कि अब हम किसी भी देश के सामने मजबूती से खड़े हो सकते हैं। तो इस बात को हमको समझना होगा, जब तक हम नहीं समझेंगे हम दूसरों को समझा भी नहीं पाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इफ वी आर नॉट फ्री, नो वन विल रिस्पेक्ट अस।
अगर हम आज़ाद नहीं होंगे तो कोई भी हमारी रिस्पेक्ट नहीं करेगा। आज़ाद होने से मतलब यहाँ पर जब तक हम खुद को आज़ाद नहीं समझेंगे, यानी गुलामों की को कोई रिस्पेक्ट नहीं होती है। तो लेकिन अब तो हम आज़ाद हो गए ना, तो हम अगर आज़ाद नहीं होंगे, अपने आप को समझेंगे ही नहीं, तो फिर कोई दूसरा भी हमको नहीं समझेगा और ना ही हमारी रिस्पेक्ट करेगा। इफ़ वी आर नॉट फ्री, नो वन विल रिस्पेक्ट अस। आई हैव 3 विजन्स फॉर इंडिया। मेरे 3 विजन्स है इंडिया के लिए। इन 3000 ईयर्स ऑफ आवर हिस्ट्री, 3000 साल पुरानी हमारी जो तारीख है, जो हमारी हिस्ट्री है, पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड हैव कम एंड इन्वेडेड अस। दुनिया के अलग अलग हिस्सों से लोग आए और उन्होंने हमको जो है इन्वेड किया, यानी हम पर कब्जा किया। कैप्चर्ड आवर लैंड, हमारे ज़मीनों को हथिया लिया। एंड कॉन्कर्ड आवर माइंड्स, यहाँ तक कि हमारे दिमागों पर भी कब्जा कर लिया। हमको गुलाम बना दिया ना, फिजिकली मेंटली हमको गुलाम बना लिया अपना। फ्रॉम अलेक्जेंडर ऑनवर्ड्स द ग्रीक्स, द पुर्तगीज, द ब्रिटिश, द फ्रेंच, द डच, ऑल ऑफ देम केम एंड लूटेड अस। यानी अलेक्जेंडर से जो शुरुआत हुई, सबसे पहले अलेक्जेंडर ही आया ना, जिसने खोज की भारत के रास्ते की। तो इस तरीके से अलेक्जेंडर के बाद से, ग्रीक्स के बाद से पुर्तगीज आए, ब्रिटिश आए, फ्रेंच आए, डच आए। उन्होंने हमारे देश के अलग अलग हिस्सों पर कब्जा कर लिया और हमें लूट लिया, लूटेड अस। देखो ये एक हिंदी वर्ड जो है, ऐसा कई बार होता है कि इंग्लिश में हिंदी वर्ड्स को भी जगह दे दी जाती है। तो हमें लूट लिया। एंड टुक ओवर व्हाट वाज आवर्स, और सब कुछ हथिया लिया जो हमारा था। टुक ओवर, टुक ओवर मीन्स टुक द अथॉरिटी ऑफ, उन्होंने पूरा जो है अपने कब्जे में ले लिया, सब हथिया लिया उन्होंने जो हमारा था। येट वी हैव नॉट डन दिस टू एनी अदर नेशन, लेकिन हमने ऐसा किसी और के साथ किया क्या? क्या तारीख में तुमको ये बताया गया कि हमने अपने नेशन के अलावा किसी और नेशन पर कभी कब्जा किया हो? नहीं, कभी ऐसा नहीं हुआ। हमने बदले में कभी ऐसा नहीं किया। वी हैव नॉट डन दिस टू एनी अदर नेशन। वी हैव नॉट कॉन्कर्ड एनीवन, हमने किसी पर कब्जा नहीं किया। वी हैव नॉट ग्रैब्ड देयर लैंड, हमने किसी की जमीनों को नहीं हथियाया। देयर कल्चर, उनके कल्चर को, एंड देयर हिस्ट्री, उनकी तारीख को, नॉर ट्राई टू फोर्स आर वे ऑफ लाइफ ऑन देम, और ना ही हमने कभी अपना तरीका जिंदगी जीने का, वे ऑफ लाइफ यानी जिंदगी जीने का तरीका उन पर थोपा, ना ही उनको हमने फोर्स किया। कभी इस बात की कोशिश तक नहीं की कि हमारे तरीके पर वो चले। तो हमने कभी ना तो किसी के साथ, किसी भी नेशन के साथ ऐसा किया, ना किसी की ज़मीन पर कब्जा किया, ना ही किसी के कल्चर, किसी की हिस्ट्री पर हमने दबाव डाला, और ना ही हमने कभी किसी की वे ऑफ लाइफ में इंटरफेरेंस किया। बिकॉज वी रिस्पेक्ट द फ्रीडम ऑफ अदर्स, क्योंकि हम दूसरों की फ्रीडम का, उनकी आज़ादी की रिस्पेक्ट करते हैं। ठीक है, जिस तरीके से हमने जो तकलीफ़ें झेली, वो तकलीफ़ें हमने कभी किसी और को नहीं दी, क्योंकि हम ये नहीं करना चाहते थे। हमारी आज़ादी जिस तरीके से छीनी गई थी, हम दूसरों की आज़ादी छीनना नहीं चाहते थे, क्योंकि हम दूसरों की आज़ादी की हमेशा रिस्पेक्ट करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से दैट इज़ वाई माई फर्स्ट विजन फॉर इंडिया इज़ फ्रीडम। इसलिए मेरा जो पहला विजन है, जो फर्स्ट विजन है इंडिया के लिए, वो है फ्रीडम, आज़ादी। क्योंकि ये तो हमारे मतलब खून में है कि हमें आज़ादी चाहिए थी, हमने आज़ादी हासिल करी, लेकिन अब भी हम खुद को पूरे तरीके से आज़ाद नहीं कर पाए हैं। तो हमें अपने आप को आज़ाद करना होगा, और अगर हम आज़ादी खुद महसूस नहीं करेंगे तो फिर दूसरे भी हमारी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। I believe that India had its first vision of freedom in 1857 when we started the War of Independence. ये तो सबको पता ही होगा, 1857 में जो पहली जंग आज़ादी हुई, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, इंडियाज फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो बोला जाता है, जो 1857 में हुई। रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, लोकमान्य तिलक, ये सारे रहनुमा जो है उसमें शामिल थे, बड़े बड़े। तो तुम लोगों को ये मालूम होना चाहिए, और ये पढ़े भी होंगे और आगे पढ़ेंगे भी हिस्ट्री में आप लोग 1857 की वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बारे में। तो ये कहते हैं कि
जो फर्स्ट विजन ऑफ फ्रीडम है वो कभी शुरू हो गया था? इस वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के साथ ही शुरू हो गया था। कौन बिलीव करते हैं ये? डॉक्टर कलाम। आई बिलीव दैट इंडिया हैड इट्स फर्स्ट विजन ऑफ फ्रीडम इन 1857 व्हेन वी स्टार्टेड द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। इट इज दिस फ्रीडम दैट वी मस्ट प्रोटेक्ट एंड नर्चर एंड बिल्ड ऑन। और इसी फ्रीडम को हमको क्या करना चाहिए? प्रोटेक्ट करना चाहिए, नर्चर करना चाहिए, मीन्स डेवलप करना चाहिए अपनी फ्रीडम को, एंड बिल्ड ऑन, और उसको बढ़ाना चाहिए। हमारी जो फ्रीडम जो 1857 के टाइम से हमारा जो आज़ादी का जज्बा हमारे अंदर मतलब शुरू हो गया था, तो उसी जज्बे को कायम रखते हुए तो फिर 1947 में हमने आज़ादी हासिल करी। और इस आज़ादी के जज्बे को बल्कि हमको आज भी हमको क्या करना चाहिए? प्रोटेक्ट करना चाहिए, नर्चर करना चाहिए, मीन्स डेवलप करना चाहिए, एंड बिल्ड ऑन, और इसको हमको बढ़ाते रहना चाहिए अपने फ्रीडम के जज्बे को। क्योंकि अगर हम फ्री नहीं होंगे, इफ वी आर नॉट फ्री, नो वन विल रिस्पेक्ट अस। कोई हमारी रिस्पेक्ट नहीं करेगा, पूरे देशों में, पूरी दुनिया में कोई भी हमारी रिस्पेक्ट नहीं करेगा जब तक हम खुद से आज़ाद नहीं होंगे। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से हमको जो हमारी फ्रीडम है, इस फ्रीडम को हमें हमेशा सेलिब्रेट करना चाहिए, इस फ्रीडम को हमें हमेशा बढ़ाते रहना चाहिए, और इसे कायम रखना चाहिए, इसे प्रोटेक्ट करना चाहिए, ताकि दोबारा जो है कोई आकर हमें अपना गुलाम ना बना सके। तो फ्रीडम ही हमारा फर्स्ट विजन फॉर इंडिया है। ठीक है। माई सेकेंड विजन फॉर इंडिया इज डेवलपमेंट। अब दूसरा विजन जो है डॉक्टर कलाम का वो है डेवलपमेंट। अब डेवलपमेंट देखो क्या होता है। डेवलपमेंट यानी तरक्की करना। ठीक है। तरक्की करना, तरक्की दो तरीके से होती है। देश की तरक्की इकोनॉमिकली होती है, इकोनॉमिक वे में होती है, मिलिट्री वे में होती है, जो पावर होता है ना, हर तरीके से तरक्की होना, हर फील्ड में, हर एक एरियाज में, ऑल स्पीयर्स ऑफ लाइफ वी हैव टू डेवलप। हर स्पीयर में जो है हमको डेवलपमेंट करना जरूरी है, क्योंकि हर एक फील्ड में हम अगर डेवलप करेंगे तभी हम डेवलप्ड नेशन कहला पाएंगे। करेक्ट। तो जो सेकंड विजन है इंडिया का वो है डेवलपमेंट। अब देखो इसके बारे में हमारे एपीजे अब्दुल कलाम क्या कहते हैं। फॉर 50 years वी हैव बीन अ डेवलपिंग नेशन। इट इज टाइम टू सी आवरसेल्व्स एज अ डेवलप्ड नेशन। 50 सालों से हम हमारे देश को डेवलपिंग नेशन में ही गिन रहे हैं। वी हैव बीन अ डेवलपिंग नेशन। अब देखो ये डेवलपिंग और डेवलप्ड, ये दो में क्या फर्क है। डेवलपिंग यानी जो तरक्की कर रहा है, ठीक है, और डेवलप्ड यानी जो तरक्की कर चुका है ना। तो अब आज़ादी के बाद से 50 सालों में, ये तो वो लेसन के टाइम का लिखा हुआ है, अब तो 74 साल हो गए। ठीक है। हमने अभी अभी रिसेंटली अपना 74th इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया है। तो अब ये 74 सालों में हम हमेशा से अपने आप को क्या कह रहे हैं? डेवलपिंग नेशन, कि हम अभी डेवलप कर रहे हैं, हम अभी तरक्की कर रहे हैं। इसका मतलब हम अभी तक पूरे तरीके से तरक्की नहीं कर चुके। तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कह रहे हैं कि इट इज द टाइम, अब वो वक्त आ गया है कि तुम अपने आप को देखो एज अ डेवलप्ड नेशन। क्योंकि हमारे इंडिया ने अब बहुत सारी फील्ड्स में बहुत तरक्की कर चुकी है। एजुकेशन फील्ड में तरक्की कर चुकी है, एरोनॉटिकल फील्ड में उन्होंने तरक्की कर चुकी है, न्यूक्लियर, अभी हमारी कंट्री को जो न्यूक्लियर पावर कंट्री भी कहा जाता है। हमारी कंट्री जो है वो मिलिट्री वे में, आर्मी वे में इतनी स्ट्रॉन्ग कंट्री बन चुकी है। तो हर तरीके से हमारी जो कंट्री है उसने हर फील्ड में डेवलप की है। तो इसलिए डॉक्टर कलाम कह रहे हैं कि अब टाइम आ गया है टू सी आवरसेल्फ, कि तुम अपने आप को देखो एज अ डेवलप्ड नेशन, कि हमारा नेशन जो है वो अब एक डेवलप्ड नेशन है, तरक्की याफ्ता मुल्क है। अभी डेवलपिंग नेशन नहीं है, अब वो डेवलप्ड नेशन है, क्योंकि बहुत सारी फील्ड्स में हमारे इंडिया ने तरक्की कर चुका है। We are among the top 5 nations of the world in terms of gross domestic product. तो जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें हमारे नेशन का 5वां नंबर है। वी आर अमंग द टॉप, पांच नेशंस में से एक है हमारा मुल्क। वी आर अमंग द टॉप 5 नेशंस ऑफ द वर्ल्ड, पूरी दुनिया के, यहाँ
पूरी दुनिया के मुल्कों में से जो 5 मुल्क हैं उनमें से एक नंबर हमारा है। किसमें? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में। वी हैव 10% ग्रोथ रेट इन मोस्ट एरियाज। हर एरिया में, ज्यादातर करके एरिया में हमारा 10% ग्रोथ रेट है। ठीक है। आर पावर्टी लेवल्स आर फॉलिंग। अब हमारा पावर्टी लेवल जो है वो गिर रहा है। अब हमारे देश में बहुत सारे लोग गरीब हैं, ऐसा नहीं बोला जा सकता है। आज जो है बहुत सारे लोगों के पास में बहुत पैसा कमाने का जरिया भी है, पैसा कमा भी रहे हैं और बहुत सारी सहूलतें भी, अवेलेबिलिटी भी उनके पास में मौजूद है। तो आर पावर्टी लेवल्स आर फॉलिंग एंड आर अचीवमेंट्स आर बीइंग ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड टुडे। और आज जो है हमारी जो अचीवमेंट्स हैं, जो भी हम तरक्की करते हैं, वो ग्लोबली रिकॉग्नाइज किया जा रहा है। यानी दूसरी दुनिया के जो देश हैं वो भी उसको देख रहे हैं और रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, यानी समझ रहे हैं, मान रहे हैं कि हाँ हमारे देश ने इतनी अचीवमेंट्स की है करके। येट वी लैक द सेल्फ कॉन्फिडेंस टू सी आवरसेल्व्स एज अ डेवलप्ड नेशन। फिर भी हमारे अंदर, फिर भी वी लैक द सेल्फ कॉन्फिडेंस, हमारे अंदर वो सेल्फ कॉन्फिडेंस पैदा ही नहीं हो रहा। कमी है हमारे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस। लैक मतलब कमी। वी लैक द सेल्फ कॉन्फिडेंस, हमारे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है। किस बात के लिए? टू सी आवरसेल्व्स एज अ डेवलप्ड नेशन। हम अपने आप को देख ही नहीं पा रहे कि हम एक डेवलप्ड नेशन है, सेल्फ रिलायंट है एंड सेल्फ एश्योर्ड है। हम जो है क्या है, एक डेवलप्ड नेशन बन चुके हैं। सेल्फ रिलायंट मीन्स सेल्फ डिपेंडेंट। हम जो है अब आज सेल्फ डिपेंडेंट है। हमको जो है किसी भी चीज के लिए दूसरों पर मुनस्सिर रहना, दूसरों पर डिपेंडेंट रहने की जरूरत नहीं है। आज हम सेल्फ एश्योर्ड हैं। आज हम खुद काबिल हैं इतने कि हम अपने यहाँ पर अपने देश में ही सारी चीजें बना सकते हैं, काम कर सकते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से, लेकिन फिर भी हमारे अंदर वो सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा कि हम अपने आप को एक डेवलप्ड नेशन के तौर पर देख सके। इजंट दिस राइट? यस दिस इज राइट। अभी भी देखो, अगर कोई तुमसे पूछे कि दुनिया का सबसे पावरफुल देश कौन है, सब बोलेंगे अमेरिका है। अरे दुनिया में सबसे ज्यादा पैसा किसके पास है, सब बोलेंगे यूरोप के पास है, ब्रिटिशर्स के पास है। इस तरीके से दूसरे देशों का ही नाम लेंगे, उनकी तारीफें करेंगे, उनके ही बारे में बोलेंगे, अरे उसके पास तो ऐसा है, चाइना इतना मजबूत है और जापान इतना पावरफुल है और अमेरिका इतना पावरफुल है। लेकिन हमारे देश ने जो डेवलपमेंट की है और हमारे देश में जो तरक्की हुई है उसके बारे में हम खुद ही बात करना नहीं चाहते। तो जब हम खुद को ही डेवलप्ड नेशन के तौर पर नहीं मानेंगे तो फिर दूसरी दुनिया वाले, दूसरे जो देश वाले, वो क्या खाक मानेंगे, है ना। तो इसलिए ये बताने की कोशिश कर रहे हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कि जो सेकंड विजन फॉर इंडिया है वो है डेवलपमेंट। कि डेवलपमेंट तो हो रही है देश में, लेकिन तुम खुद तो मानो उसको कि वी आर लिविंग इन अ डेवलप्ड नेशन, नॉट अ डेवलपिंग नेशन। अब हमको अपने अंदर वो सेल्फ कॉन्फिडेंस पैदा करना होगा। हमको ये बात समझनी होगी कि अब हम भी दुनिया के दूसरे देशों से कम नहीं है। अगर अमेरिका उतना पावरफुल है तो आज हमारा देश भी कुछ कम पावरफुल नहीं है। हमारे देश में भी बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट्स हैं। अभी वो कौन सा और एक फाइटर प्लेन्स वगैरह जो है हमारे यहाँ पर भी मौजूद है। अभी रफाल के बारे में तुम लोगों ने सुने होंगे, न्यूज़ वगैरह में आया था। तो इस तरीके से तेजस है, रफाल है, मिसाइल्स है हमारे पास में, इक्विपमेंट्स है हमारे पास में। यानी मिलिट्री बेसिस पर भी हम पावरफुल है और इकोनॉमिकली भी हम बहुत पावरफुल है, क्योंकि आज बहुत सारे डेवलपमेंट्स जो है हमारे देश में भी हो चुकी हैं। ठीक है। तो ये चीज़ हमको समझनी होगी। इंडिया मस्ट स्टैंड अप टू द वर्ल्ड। अब देखो तीसरी चीज कि इंडिया को जो है दुनिया के सामने खड़े होना पड़ेगा। यानी अब हमने खुद ही अपनी ऐसी इमेज दुनिया के सामने बनाए रखी है कि अरे हमारा मुल्क जो है बड़ा बेचारा मुल्क है, बड़ा गरीब मुल्क है और हमारे पास इक्विपमेंट्स नहीं है, हमारे पास पैसों की कमी है। ऐसा जब तक हम खुद को ऐसा प्रेजेंट करेंगे, दूसरे सामने वाला वैसे ही समझेगा। करेक्ट। तो अब जरूरत है, इंडिया मस्ट स्टैंड अप, इंडिया को खड़े होना पड़ेगा टू द वर्ल्ड, दुनिया के सामने, अपने आप को साबित करने के लिए कि नहीं भाई अब हम भी कुछ कम नहीं है। वी आर पावरफुल इन बोथ वेज।
in military ways and in also economic ways. We are powerful and strong enough to stand up to the world. अब हमको दुनिया के साथ खड़े रहना होगा. I have a third vision that India must stand up to the world or no one will respect us. थर्ड विजन मेरा है कि इंडिया को खड़ा होना पड़ेगा दुनिया के सामने, नहीं तो कोई भी हमारे रिस्पेक्ट नहीं करेगा. नो वन विल रिस्पेक्ट अस. जब तक हम ही अपने आप को साबित नहीं करेंगे तो फिर दुनिया में दूसरे देश जो है वो हमारी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे. जब हम अपने आप को प्रूव करेंगे, हम अपने आप अपनी अचीवमेंट्स रखेंगे सामने, तो फिर वो भी इस बात को समझेंगे और हमारे देश को रिस्पेक्ट करेंगे. ओनली स्ट्रेंथ रिस्पेक्ट स्ट्रेंथ. ताकत ही ताकत की रिस्पेक्ट करता है. याद रखो. अभी आज तक तुमने देखे होंगे भाई, ये जो अमेरिका है, जो इतना पावरफुल देश है, सब इसकी क्यों सुनते हैं, सब इससे क्यों डरते हैं? क्योंकि इसने अपने आप को वैसे प्रूव किया है, अपने आप में वैसी अपनी ताकत बनाई है, इसने स्ट्रेंथ है उसके पास, बहुत पावरफुल देश है वो. तो अब इसलिए सब उसकी इज्जत करते हैं. तो हम भी अगर अपने आप को वैसे ही ताकतवर साबित कर दें तो फिर सारे देश हमारी भी रिस्पेक्ट करेंगे. वी मस्ट बी स्ट्रॉन्ग नॉट ओनली एज अ मिलिट्री पावर बट ऑल्सो एज एन इकोनॉमिक पावर. हमें भी जो है स्ट्रॉन्ग होना होगा, सिर्फ मिलिट्री पावर के थ्रू नहीं बल्कि इकोनॉमिकली भी. बोथ मस्ट गो हैंड इन हैंड. दोनों चीजें जो है वो साथ साथ चलती हैं. तुम मिलिट्री तौर पर मिलिट्री पावर तुम्हारा स्ट्रांग है लेकिन इकोनॉमिकली वीक हो तो भी नहीं चलेगा. और तुम इकोनॉमिकली स्ट्रांग हो लेकिन तुम्हारा मिलिट्री पावर वीक है तो भी नहीं चलेगा. दोनों जो चीजें हैं वो साथ साथ चलती हैं. तो इसलिए तुमको दोनों तरीकों पर जो है ध्यान देना होगा और मिलिट्री पावर भी स्ट्रॉन्ग करना है हमें और इकोनॉमिकली भी हमें स्ट्रॉन्ग होना है. Why are we in India so embarrassed to recognize our own strength, our achievements? हम जो इंडियंस हैं, हम जो लोग हैं, वो क्यों अपनी अचीवमेंट्स, अपनी जो स्ट्रेंथ है, जो अपनी ताकत है, जो अपनी तरक्की है, उसको रिकॉग्नाइज करने में हम इतने एम्बैरेस क्यों होते हैं? एम्बैरेस होते हैं मतलब हम ही नहीं मानते उसको. ठीक है, तो हम क्यों नहीं मानते, हम क्यों अपनी अचीवमेंट्स, अपने ओन स्ट्रेंथ को हम रिकॉग्नाइज नहीं करते? क्यों है ऐसा, पूछ रहे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम. वी आर सच अ ग्रेट नेशन. हमारा मुल्क इतना बड़ा मुल्क है, ठीक है, ग्रेट नेशन है. वी हैव सो मेनी अमेजिंग सक्सेस स्टोरीज बट वी रिफ्यूज टू एक्नॉलेज देम. व्हाई? हमारे यहाँ पर, हमारे देश में सक्सेस की स्टोरीज की कमी थोड़ी है. कई ऐसे बहुत सारी एग्जाम्पल्स आप लोगों को मिल जाएंगी कि जिन्होंने इंडिया में अपना एक मुकाम बनाया, छोटे से वो बहुत ऊंचे बन गए. ठीक है, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की एग्जाम्पल ले लो. ठीक है, फिर अभी रिसेंटली अगर तुमको अभी के इसमें सिचुएशन में देखना है, तुम अंबानी की एग्जाम्पल्स ले लो, टाटा बिरला की एग्जाम्पल ले लो, कि ये सब ऐसी सक्सेस स्टोरीज है कि आज दुनिया में इनका नाम है. आज दुनिया के रिचेस्ट पर्सन्स में इनकी गिनती होती है. 10 मोस्ट रिचेस्ट पर्सन्स इन द वर्ल्ड, उसमें इन लोगों की गिनती होती है. तो ये जो सक्सेस स्टोरीज हैं हमारे देश की, लेकिन हम उसको मानना ही नहीं चाहते. वी रिफ्यूज टू एक्नॉलेज देम. क्यों भाई, क्यों ऐसा करते हैं हम, क्यों नहीं हम मानते? और दूसरे देशों के हम सब याद रखते हैं, अरे वहां पर तो ये अमीर है, वहां पर तो ये, वहां पर तो ऐसा है. बस अपने ही देश की अच्छाई हम मानते नहीं है. वी आर द, अब देखो हमारे देश में क्या क्या अच्छाई है. वी आर द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ व्हीट इन द वर्ल्ड. व्हीट तुम लोगों को पता है ना, गेहूं जो हम खाते हैं, रोटी खाते हैं. तो गेहूं के प्रोडक्शन में वी आर द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर. हमारा जो है पूरी दुनिया में दूसरा नंबर आता है. वी आर द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस. राइस यानी चावल. चावल के प्रोडक्शन में हमारा तब भी हमारा सेकेंड नंबर आता है. वी आर द फर्स्ट इन मिल्क प्रोडक्शन. मिल्क प्रोडक्शन में हमारा फर्स्ट नंबर आता है. पर ये सब चीजें हमें मालूम ही नहीं. हमको क्या मालूम है, हमारा देश तो बड़ा गरीब है, हमारे देश में कुछ नहीं है, कोई अचीवमेंट्स नहीं है, ये सब हमको मालूम है ना. वी आर द फर्स्ट इन मिल्क प्रोडक्शन, जबकि मिल्क प्रोडक्शन में तो हमारा फर्स्ट नंबर है पूरी दुनिया में. वी आर नंबर 1 इन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स. रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स यानी जो मैन मेड सैटेलाइट्स जो लॉन्च किए जाते हैं स्पेस में फॉर कम्युनिकेशन, वेदर फॉरकास्ट एक्सेट्रा, है ना,
ये जो स्पेस में लॉन्च किए जाते हैं ना सैटेलाइट, जिसके ज़रिए कम्युनिकेशन, आप लोगों के मोबाइल्स चलते हैं, वेदर फॉरकास्टिंग होता है, वेदर की रिपोर्ट मिलती है, तो ये जो स्पेस में लॉन्च किए जाते हैं सैटेलाइट्स, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, उसमें भी हमारा फर्स्ट नंबर है, वी आर नंबर 1। ठीक है। लुक एट डॉक्टर सुदर्शन। अब जो डॉक्टर सुदर्शन के बारे में आप लोगों को मालूमात नहीं होगी, कभी किसी ने बताया ही नहीं होगा, है ना। लेकिन डॉक्टर सुदर्शन ऐसे इंसान हैं कि जिन्होंने जो ट्राइबल विलेज थे, ये जंगलों में रहने वाले जो गांव के आदिवासी लोग होते ना, वैसे लोगों को उन्होंने सेल्फ सस्टेनिंग, सेल्फ ड्राइविंग यूनिट बना दिया। वहां पर आज उन लोगों को इतना काबिल बना दिया उन लोगों को उन्होंने, कि आज वो खुद अपना करके खा सकते हैं। उनको हर चीज, आज उनके लिए हर चीज प्रोवाइडेड है, हर चीज उनको अवेलेबल है। उन लोगों को इतना काबिल बना दिया उन्होंने, सेल्फ ड्राइविंग यूनिट बना दिया। अब वो खुद अपने से सब चीज तैयार कर सकते हैं, अपना सब कुछ संभाल सकते हैं, इतना मतलब सेल्फ रिलायंट बना दिया उन लोगों को। तो ऐसे लोग भी हैं हमारे पास इतनी सक्सेस स्टोरीज हैं, हमारे पास इतनी अचीवमेंट्स हैं, लेकिन हम जानते ही नहीं उनके बारे में। देयर आर मिलियंस ऑफ सच अचीवमेंट्स, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, हजार नहीं, millions of such achievements in our country, but our media is obsessed only with bad news, failures and disaster. अब ऐसा क्यों है, हम क्यों नहीं जानते इन लोगों के बारे में? क्योंकि कभी आप लोगों ने अपना हमारा न्यूज़ चैनल देखा है? आज यहाँ पर इतने लोग मर गए, आज यहाँ पर इनके झगड़ा हो गया, आज यहाँ पर आतंकवादी हमला हो गया, आज यहाँ पर जो है जलजला आ गया, आज यहाँ पर सैलाब आ गया। तो ये ही सारी न्यूज़ हमारी कंट्री के जितने भी टेररिस्ट अटैक अगर हो जाएगा तो उनको मौका मिले, पूरा महीना बस उसी टेररिस्ट अटैक के बारे में बात करते रहेंगे, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ। ठीक है। और अगर अभी जैसे कोरोना वायरस में भाई जितने लोग ठीक हो रहे हैं उनके बारे में नहीं, बस जितने लोग मर रहे हैं, इतने लोगों को कोरोना वायरस हो गया, इतने लोगों को कोरोना वायरस हो गया, डरा के रख दिए सब लोगों को न्यूज़ के अंदर, मतलब लोगों को बिल्कुल जो है दहला दिए। तो इस तरीके से ये हमारी मीडिया की वजह से, कि हमारी मीडिया जो है वो हमारी अचीवमेंट्स की तारीफ करती ही नहीं है। अगर पेपर में छपकर आए हमारी अचीवमेंट्स के बारे में, अब तुम जो न्यूज़पेपर का पहला सफ़ा देखो, सारा सब जो है वो यही भरा हुआ रहेगा, जितनी भी बैड न्यूज़ रहेगी, ब्रेकिंग न्यूज़ में सारी बैड न्यूज़ होती है, जितने भी फेलियर्स होते हैं वो सारा सब उसके अंदर है, जितना भी डिजास्टर्स हो गया वो सारा सब उसमें लिखा हुआ रहेगा, ब्रेकिंग न्यूज़ बनाकर। लेकिन जो अचीवमेंट्स है वो जो है आखिर के पन्नों में कहीं डाल दिया हुआ होगा, है ना। तो इस तरीके से हमारी अचीवमेंट, और लोग जो है सबसे पहले पहला ही सफ़ा सबसे पहले पढ़ते हैं, आखिरी सफ़े तक तो शायद बहुत ही कम लोग पहुंच पाते हैं, है ना। तो इस तरीके से ये जो हमारा मीडिया है ये हमारी अचीवमेंट को सेलिब्रेट करता ही नहीं है। हमारे मीडिया में उनको बस ये है कि अगर ये बैड न्यूज़, फेलियर्स और डिजास्टर्स हम डालेंगे तो हमारा पेपर बिकेगा, हमारा न्यूज़ चैनल चलेगा, है ना। इस तरीके से वो लोग इसी पर जो है कंसंट्रेट करते हैं, ना कि हमारे अचीवमेंट्स पर। क्या हो अगर हमारे पेपर पे सबसे पहले अगर जो खुशी की खबर है, जो अचीवमेंट्स है, इस तरीके कोई बात लिखी हुई हो, तो जो है लोगों को पता भी चले, लेकिन लोगों तक ये पता ही नहीं चल पाता। अब जैसे देखो डॉक्टर सुदर्शन के बारे में, अब ये लेसन पढ़ रहे हैं करके ही आपको और हमको मालूम पड़ रहा है, वरना तो हमको पता भी नहीं होता कि भाई इस डॉक्टर सुदर्शन जैसा भी कोई एक इंसान था। ठीक है। तो इस तरीके से हमारे जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हैं वो देखो कितनी क्लियर कट बात कर रहे हैं हमसे, कि हमारे देश में चलो प्रॉब्लम्स है, वी एग्री, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन उन प्रॉब्लम्स के साथ में हम कितना अचीव कर रहे हैं, हम जो प्रोग्रेस कर रहे हैं उस पर भी तो हमें कंसंट्रेट करना चाहिए, हमें उस पर भी ध्यान देना चाहिए और उसको भी हमें सेलिब्रेट करना चाहिए। ठीक है। तो ये चीज़ जो है वो हमें समझा रहा है कि जब तक हम खुद ही अपने आप को नहीं मानेंगे डेवलप्ड नेशन, तो फिर कोई दूसरी कंट्री भी क्यों मानेगा, है ना। कोई दूसरा, फिर जब हम खुद ही अपनी रिस्पेक्ट नहीं करते तो फिर दूसरा कोई क्यों करेगा हमारी रिस्पेक्ट। तो यही हमको डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम समझाना चाह रहे। डू वी नॉट रियलाइज दैट सेल्फ रिस्पेक्ट कम्स विद सेल्फ रिलायंस। क्या हम इस बात को नहीं समझते कि जो सेल्फ रिस्पेक्ट है वो सेल्फ रिलायंस, यानी कि जब तक हम खुद उस चीज को महसूस नहीं करेंगे तब तक वो सेल्फ रिस्पेक्ट आएगी भी नहीं। आई वॉज इन तेल अवीव
once and I was reading the Israeli newspaper. इसराइल में एक जगह का नाम है तेल आवीव, और वहाँ पर जो है एक दफ़ा वो थे और वहाँ का न्यूज़पेपर रीड कर रहे थे, इजरायली न्यूज़पेपर रीड कर रहे थे। इट वॉज द डे आफ्टर अ लॉट ऑफ अटैक्स एंड बॉम्बार्डमेंट। इसराइल में ये वो दिन था कि उससे एक दिन पहले जो है वहाँ पर बहुत ज़्यादा बॉम्बार्डमेंट यानी बम वगैरह फेंके गए थे और बहुत सारी मौतें हुई थी। डेथ हैड टेकन प्लेस, बहुत सारे लोग मर गए थे। अब ये उस दिन के बाद वाले दिन ये न्यूज़पेपर लेके पढ़ रहे हैं। अब जाहिर सी बात है, अगर हमारे यहाँ का न्यूज़पेपर होगा तो उसमें तो सारा सब वो बम की और इतने लोग मर गए, इतने लोग जख्मी हो गए और ऐसा हो गया और वैसा हो गया, यही सारा सब उसमें छपा हुआ होता फ्रंट पेज पे, करेक्ट। लेकिन अब देखो इजरायली न्यूज़पेपर में क्या हुआ। द हमास हैड स्ट्रक but the front page of the newspaper had the picture of a Jewish gentleman. The Hamas had struck, यानी कि हैमस जो है वो पूरी तरीके से बर्बाद हो गया था, बॉम्बार्डमेंट और डेथ्स की वजह से पूरे तरीके से बर्बाद हो गया था। लेकिन जो फ्रंट पेज था न्यूज़पेपर का, हैड अ पिक्चर ऑफ अ ज्यूविश जेंटलमैन। वहाँ उस फ्रंट पेज पर, न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर एक ज्यूविश जेंटलमैन था, उसकी पिक्चर थी। Who in 5 years, जिसने 5 सालों में had transformed his desert land, उसकी जो डेजर्ट लैंड थी, डेजर्ट लैंड समझता है ना, जैसे समझ जाओ बंजर जमीन या रेगिस्तानी जमीन, उस रेगिस्तानी जमीन को उसने ट्रांसफॉर्म कर दिया, तब्दील कर दिया इनटू एन ऑर्चिड फार्म एंड ग्रेनरी। एक ऑर्चिड फार्म यानी जो है जैसे एक बगीचे में उसने तब्दील कर दिया, ग्रीनरी यानी हरा भरा कर दिया उसको उसने। जैसे एक बगीचा होता है, जैसे एक हरा भरा मैदान होता है, उस बगीचे और उस हरे भरे मैदान में उसने अपने उस रेगिस्तानी जमीन को ट्रांसफॉर्म कर दिया 5 सालों में। ये लिखा था फ्रंट पेज पर न्यूज़पेपर के, किसने किया था? एक ज्यूविश जेंटलमैन ने। अच्छा देखो, समझने की कोशिश करो कि एक दिन पहले ही उस एरिया में खूब सारे बम गिरे हैं, हजारों लोगों की मौत हो गई है और जो है जो जगह है वो पूरे तरीके से तबाह और बर्बाद हो गई है। ठीक है, हैमस वो जगह का नाम है, वो जो है पूरे तरीके से बर्बाद हो गई है। ठीक है, लेकिन उस जगह का जो न्यूज़पेपर है, उस न्यूज़पेपर में ये सब बुराइयों और तकलीफ देने वाली न्यूज़ की बजाय फ्रंट पेज पे एक ज्यूविश जेंटलमैन की पिक्चर है और उसके बारे में न्यूज़ बताई गई है कि उसने पिछले 5 सालों में अपने डेजर्ट लैंड को एक ऑर्चिड और एक ग्रेनरी में तब्दील कर दिया है। उसने एक ऑर्चिड फार्म बना दिया है, उसको ग्रेनरी बना दिया है। ठीक है, इट वॉज दिस इंस्पायरिंग पिक्चर दैट एवरीवन वोक अप टू। तो फिर अब जितने भी लोग न्यूज़पेपर देखेंगे वो, जबकि वो बहुत बड़े सदमे में हैं वहाँ पर उनके हालात को देखते हुए, लेकिन जब वो अपने न्यूज़पेपर में इस पिक्चर को देखेंगे, इस इंस्पायरिंग पिक्चर को देखेंगे, तो वो एक नए तरीके से जागेंगे ना। ये कि और ज़्यादा सदमे में घिर जाने की बजाय ये इंस्पायरिंग पिक्चर उनको मोटिवेट करेगी आगे के लिए। करेक्ट। द गोरी डिटेल्स ऑफ किलिंग्स, गोरी, द गोरी मीन्स इन्वॉल्विंग ब्लडशेड एंड वायलेंस, यानी कि जो खून खराबा और जो आतंक मचा था उसकी जो डिटेल्स है, किलिंग्स यानी कि मरने वालों की डिटेल्स, बॉम्बार्डमेंट्स कितने बम फूटे उसकी डिटेल्स, एंड डेथ्स कितने लोग मरे, वेर इनसाइड द न्यूज़पेपर। तो ये सारी जो बातें थी ये सब न्यूज़पेपर के अंदर कहीं रखी हुई थी, छुपी हुई थी, बरीड अमंग अदर न्यूज़, दूसरी न्यूज़ के साथ में। यानी उन्होंने इस बात को इतना इम्पोर्टेंस दिया ही नहीं। ठीक है, लोगों की जो है दुख तकलीफ दूर करने वाली बात जो थी, जो उनको इंस्पायर करे, ऐसी बात उन्होंने फ्रंट पेज पे रखी। और जो बात से लोग और ज़्यादा दुखी हो जाएं और ज़्यादा तकलीफ में आ जाए, वो बात उन्होंने न्यूज़पेपर के अंदर कहीं दूसरी न्यूज़ वगैरह के साथ में छाप दी। Isn't it possible in our country? क्या ऐसा हमारे देश में नहीं हो सकता? नहीं हो सकता भाई, हमारे देश में नहीं हो सकता। हमारे देश में वरना न्यूज़पेपर बिकना बंद हो जाएंगे, क्योंकि न्यूज़ चैनल्स, मीडिया, उनको भी आदत हो गई है इसी टाइप की खबरें देने की।
भले से वो झूठ मसाला लगा कर दें। और हमारे लोगों को भी आदत हो गई है इसी तरीके की न्यूज़ पर ध्यान देने की। वो हमारी अचीवमेंट्स और हमारे अच्छाई को सराहना ही नहीं चाहते, उस तक पहुंचना ही नहीं चाहते। ना तो मीडिया पहुंचाना चाहती और ना ही हमारे लोग समझना चाहते हैं। तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का ये सवाल है, इजंट इट पॉसिबल इन आवर कंट्री, क्या ऐसा हमारे देश में नहीं हो सकता? हम भी तो इतने अचीवमेंट्स कर रहे हैं, हमारे यहाँ पर तो मिलियन सक्सेस स्टोरीज हैं। अगर न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर वो छपने लगे तो फिर सोचो कितना पॉजिटिव एटीट्यूड आ जाएगा हमारे देश के और नौजवानों के अंदर, और जितने भी रीडर्स हैं उनके अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड आ जाएगा। और ये जितने भी बुरी खबरें हैं डिजास्टर्स की और दूसरी जो फेलियर्स है, जो बैड न्यूज़ है, वो सब न्यूज़पेपर में अंदर की तरफ कहीं होना चाहिए। तो ये एक विजन था, ये एक सोच थी हमारे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की। आई वॉन्ट टू लिव इन अ डेवलप्ड इंडिया, मुझे डेवलप्ड इंडिया में रहना है। अनदर क्वेश्चन, व्हाई आर वी एज अ नेशन सो ऑब्सेस्ड विथ फॉरेन थिंग्स। अब हम रहते तो इंडिया में हैं, है ना, इंडियंस कहलाते हैं, इंडिया में रहते हैं। वी एज अ नेशन सो ऑब्सेस्ड, लेकिन चाहत जो है वो हमें किन चीज़ों की है? फॉरेन थिंग्स की। टीवी चाहिए तो इम्पोर्टेड चाहिए, है ना, कॉस्मेटिक चाहिए वो भी इम्पोर्टेड चाहिए। अरे इम्पोर्टेड क्रीम है, इम्पोर्टेड शैम्पू है, इम्पोर्टेड सोप है, फौरन जो है लपक कर उसको हथिया लेंगे, बोलेंगे अरे ये तो बहुत अच्छा होता है ना। बाहर से कोई चॉकलेट लेकर आ जाता है, अरे ये तो बड़े बड़े अच्छे चॉकलेट्स होते हैं बाहर के, है ना। इसी तरीके से कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम लेकर आ जाता है, अरे बाहर का है, बाहर का इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, बड़े ज़्यादा खुश हो जाते हैं। तो फॉरेन थिंग्स को देखते के साथ हम जो है इतने खुश हो जाते हैं। हम क्यों उसके पीछे इतना भागते हैं? वाई आर वी एज अ नेशन सो ऑब्सेस्ड विथ फॉरेन थिंग्स। ये किसी एक का ही हाल नहीं है, सारे नेशन का, पूरी कंट्री का यही हाल है। तो ऐसा क्यों है? वी वॉन्ट फॉरेन टीवीज, वी वॉन्ट फॉरेन शर्ट्स, वी वॉन्ट फॉरेन टेक्नोलॉजी। वाई दिस ऑब्सेशन विथ एवरीथिंग इम्पोर्टेड। ये जो ऑब्सेशन है, ये जो दीवानगी है, हम दीवाने हैं फॉरेन थिंग्स के, फॉरेन टीवीज, फॉरेन टी शर्ट्स, फॉरेन टेक्नोलॉजी, बताई ना मैंने अभी तुम लोगों को जिस तरीके से। तो फॉरेन की कोई भी चीज़ हो, हम जितनी भी इम्पोर्टेड चीज़ें होती हैं उन सब चीज़ों के हम दीवाने होते हैं। तो ऐसा क्यों है? डू वी नॉट रियलाइज दैट सेल्फ रिस्पेक्ट कम्स विद सेल्फ रिलायंस। क्या हम इस बात को नहीं समझते कि जो सेल्फ रिस्पेक्ट है वो कब आएगी? सेल्फ रिलायंस से। जब हम सेल्फ डिपेंडेंट होंगे, जब हम खुद ही अपने चीज़ों को रिस्पेक्ट देंगे। अरे भाई, जब हम खुद ही अपनी चीज़ों को रिस्पेक्ट नहीं दे रहे तो दूसरी कंट्रीज में जब हमारी चीज़ें जाएंगी तो क्या वो लोग हमारी चीज़ों को रिस्पेक्ट देंगे? है ना, हम तो खुद ही फॉरेन चीज़ों के दीवाने हो रहे हैं। तो बाहर वालों के पास मौका है ना कि भाई ये तो खुद ही फॉरेन चीज़ें इतनी मंगवाते हैं, तो जाहिर सी बात है इनकी यहाँ की चीज़ें इतनी अच्छी नहीं है, तभी तो फॉरेन चीज़ों के दीवाने हैं। जबकि वही चीज़ बिल्कुल वैसा ही हमारे देश में भी आज हर चीज़ अवेलेबल है, हर चीज़ बनाई जा रही है, हर चीज़ मौजूद है, लेकिन इंडियन की बजाय हम फॉरेन थिंग्स को प्रमोट करते हैं। तो ऐसा क्यों? हमको ये चीज़ समझना चाहिए कि सेल्फ रिस्पेक्ट जो है वो सेल्फ रिलायंस से ही आएगी। जब तक हम खुद अपनी चीज़ों को जो है अहमियत नहीं देंगे तो कोई और कंट्री भी उन चीज़ों को अहमियत नहीं देगी। I was in हैदराबाद गिविंग दिस लेक्चर। अब ये जो पूरा लेक्चर हुआ एपीजे अब्दुल कलाम का, जो पूरा लेसन हमने पढ़े, एक्चुअल में ये लेक्चर उनका हो रहा था हैदराबाद में। When a 14-year-old गर्ल, 14 साल की एक बच्ची, asked me for my autograph, जिसने मुझसे मेरे ऑटोग्राफ के लिए पूछा, है ना, बच्चे जमा हो जाते हैं, सर प्लीज़ गिव मी एन ऑटोग्राफ। तो बच्ची भी जो है आ गई, सर प्लीज़ गिव मी एन ऑटोग्राफ। I asked her what her goal in life is। मैंने उससे पूछा कि ज़िंदगी में तुम्हारा क्या गोल है, क्या एम है। गोल मीन्स एम, एम क्या है तुम्हारा। She replied, अब देखो बच्ची कितनी कॉन्फिडेंट थी, बड़े ही प्यार से आसानी से एक जुमले में उसने जवाब दे दिया, I want to live in a developed India। मुझे जो है डेवलप्ड इंडिया में जीना है, यानी कि मैं डेवलप्ड इंडिया में ज़िंदगी गुजारना चाहती हूँ, नॉट अ डेवलपिंग नेशन।
तो अब जब तक हम इस बात को समझेंगे नहीं तो हम कभी डेवलप्ड नेशन नहीं बन पाएंगे। यही हमको डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम समझाना चाह रहे हैं कि जब तक ये डेवलपिंग से डेवलप्ड का रास्ता जो है, जो हमने ऑलमोस्ट तय कर लिया है, जो हमने अपनी अचीवमेंट से पार कर लिया है, लेकिन हम खुद ही उसको समझना नहीं चाहते, तो फिर दूसरे भी नहीं समझेंगे। तो हम जो है अभी अपने आप को डेवलपिंग कंट्री कहना छोड़ दो। We are living in a developed nation. For her, you and I. उस लड़की के लिए, तुम्हारे लिए और मेरे लिए, I will have to build this developed India. हम सबको जो है डेवलप्ड इंडिया बनाना ही होगा। यू मस्ट प्रोक्लेम। प्रोक्लेम मतलब इस बात को आप डिक्लेयर कर लो कॉन्फिडेंटली, सबको बता दो कि वी आर नॉट अ डेवलपिंग नेशन, वी आर अ डेवलप्ड नेशन। एंड स्टैंड अप टू द वर्ल्ड, और वर्ल्ड के सामने खड़े हो जाओ। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर जो है ये हमारा लेसन कंप्लीट हो जाता है। और आई होप कि ये लेसन अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अच्छे से लेसन की रीडिंग करो, हर एक सेंटेंस को और अच्छे से समझने की कोशिश करो। अगर पढ़ने के बाद में भी कहीं पर आपको ऐसा लगता है कि अरे मुझे ये वर्ड नहीं सही से समझ में आ रहा है, या ये सेंटेंस सही से नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि इसमें है कुछ ऐसे हार्ड वर्ड्स हैं जो शायद समझ में ना आए, तो फर्स्ट तो आप ये कर सकते हैं कि फिर से एक बार वीडियो देखकर आप उस चीज़ को समझ लो, या फिर आप मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हैं और आकर भी समझ सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों आज ये लेसन का ही इतना टाइम हो चुका है। अब अगर मैं वर्कशॉप इसी के साथ में करा दूंगी तो फिर और बहुत लेंदी हो जाएगा, क्योंकि इसका वर्कशॉप भी अच्छा खासा बड़ा है। तो इसलिए मैं क्या करती हूँ, मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको इस लेसन का वर्कशॉप भेजूंगी। तब तक के लिए आप जो है ये लेसन की अच्छे से रीडिंग करो, अच्छे से समझो, ताकि फिर आगे आंसर्स याद करने में आप लोगों को आसानी हो। ठीक है, अल्लाह हाफिज़, बाय।